हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं जूही गुप्ता और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्विज क्वेश्चंस। अगर आप बीपीएससी, बीएसएससी या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एक मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस भी है और काफ़ी क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले अगर जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु फाउंडेड स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास ने। तो स्वराज पार्टी बनी थी 1 जनवरी 1923 को, आफ्टर गया एनुअल सेशन ऑफ 1922। तो 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने ये डिसीजन लिया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया जाएगा। तो कुछ लीडर्स इस डिसीजन से खुश नहीं थे एंड दे वांटेड टू एंड द लेजिस्लेशन बॉयकॉट एंड दे वांटेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन सो दैट वो लेजिस्लेशन का पार्ट बनकर ब्रिटिश को अपोज कर सकें। बट कुछ लीडर्स गांधी जी के साथ समर्थन में थे और दे वांटेड टू कंटिन्यू विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जो लोग गांधी जी के सपोर्ट में थे उन्हें हम नो चेंजर ग्रुप के नाम से जानते हैं, एंड जो लोग उनके अपोज में थे उन्हें हम प्रो चेंजर ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो दे वर टू ग्रुप्स। सो सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू वर द पार्ट ऑफ नो प्रो चेंजर ग्रुप। तो इन्होंने ये स्वराज पार्टी फॉर्म किया था। सी आर दास इस पार्टी के प्रेसिडेंट थे एंड मोतीलाल नेहरू वाज वन ऑफ द सेक्रेटरी। ठीक है, सो here are the points written, you can read it. The next question is, who among the following wrote the poem सुबह है आज़ादी? सुबह है आज़ादी पोएम किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा। He was a Pakistani poet and he was the first Asian poet to win Lenin Peace Prize. लेनिन पीस प्राइज जीतने वाले ये पहले एशियन पोएट थे एंड इन्हें नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए भी इन 1963। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, during the freedom struggle, Aruna Asaf Ali was the major woman organizer of underground activity in। अरुणा असफ अली जो कि एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वुमेन लीडर रही हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, ये अंडरग्राउंड एक्टिविटीज चला रही थी ड्यूरिंग विच मूवमेंट? द करेक्ट आंसर हियर इज सी, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये अंडरग्राउंड रेडियो ऑपरेट कर रही थी। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? ये हुआ था अगस्त 8, 1942 में, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इसी के टाइम गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो का नारा इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे दिया था, क्योंकि उससे पहले ब्रिटिशर्स ने अगस्त ऑफर एंड क्रिप्स मिशन लाए थे जो कि बुरी तरह से रिजेक्ट किए गए थे आईएनसी एंड मुस्लिम लीग्स के द्वारा। प्लस वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था कुछ साल पहले, जब इंडिया के बिना मर्जी के इन्वॉल्व किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स के द्वारा, एंड इंडिया के इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा था। प्लस बंगाल फैमाइन आया था। इन सब कारणों की वजह से इंडिया की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोगों में बहुत ही गुस्सा भर गया था ब्रिटिशर्स के लिए, एंड दे वांटेड ब्रिटिशर्स रूल टू एंड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से लोगों ने ये क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्ट लिया, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट वाज वन ऑफ द मूवमेंट जिसे हम लीडरलेस मूवमेंट कहते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लीडरलेस मूवमेंट, मतलब इस मूवमेंट का कोई भी एक लीडर नहीं था। इट वाज लीडरलेस मूवमेंट एंड लोग अलग अलग जगहों पे पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ चला रहे थे। बिहार में अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ कौन चला रहा था? तो बिहार में अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ चलाने वाले एक सोशलिस्ट ग्रुप थे जिसका नाम था आज़ाद दास्तां।
इस ग्रुप के द्वारा बिहार में अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ ऑपरेट की जा रही थी। बिहार में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, पीजेंट और वर्कर्स भी क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्ट लिए थे। इनफैक्ट जेपी नारायण एंड राम मनोहर लोहिया के द्वारा पैरेलल गवर्नमेंट शुरू किया गया था इन नेपाल बॉर्डर इन टिल 1944. Okay, so the next question is, which one of the following was a journal brought by अबुल कलाम आज़ाद? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सा जर्नल लाया गया था? इट वॉज ए अल हिलाल. इन्होंने एक और जर्नल लाया था जिसका नाम था अल बलग, जो दोनों ही जर्नल ब्रिटिशर्स के द्वारा बैन कर दी गई थी. तो कॉमरेड इसके द्वारा लाया गया था, कॉमरेड लाया गया था मोहम्मद अली के द्वारा. एंड इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ये जर्नल लाया गया था आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा. एंड जमींदार, जो कि एक न्यूज़पेपर थी, जिसे लाया गया था मौलवी सिराजुद्दीन अहमद के द्वारा. ठीक है, तो ये सारे, ये भी आपको फाउंडर्स याद रखने हैं. ये तीनों भी किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे. ठीक है, तो लेट्स सी सम पॉइंट्स रिलेटेड टू अबुल कलाम आज़ाद. तो ही वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर. ये इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं. एंड इनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, विच इज़ ऑन 11th November. ओके, एंड इन्होंने पार्टीशन को भी अपोज किया था, इसीलिए इन्हें हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक जनक मानते हैं. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इनके बारे में लिखे हुए हैं. एंड ये एक एजुकेशनिस्ट भी थे, जो कि आपको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन के फ्यूजन पे बिलीव रखते थे. ही स्टार्टेड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो कि अलीगढ़ में है. इन्होंने ये शुरू किया था 1920 में. एंड ही वॉज इलेक्टेड एज INC प्रेसिडेंट इन 1923. एंड ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग INC प्रेसिडेंट. दिस इज अ फैक्ट विच यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभार ये आते हैं कि हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग INC प्रेसिडेंट. तो द करेक्ट आंसर इज अबुल कलाम आज़ाद. तो इन्हें 1923 में भी INC का प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया था. एंड सेकेंड टाइम ही वॉज सेलेक्टेड एज INC प्रेसिडेंट इन 1940. एंड ही कंटिन्यूड टू दिस पोजिशन टिल 1946. ठीक है, तो ये सारे उनके कुछ वर्क्स हैं, ये आप पढ़ लो. लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान, गुब्बारे खातिर, ये सारे वर्क्स इनके द्वारा किए गए हैं. ये सारे बुक्स इनके द्वारा लिखे गए हैं. एंड इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था इन 1992. ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग गांधीयन फॉलोअर वाज अ टीचर बाय प्रोफेशन? ये सारे ही गांधी जी के फॉलोअर्स थे, तो इनमें से टीचर कौन था बाय प्रोफेशन? एंड द करेक्ट आंसर इज C. JB कृपलानी. JB कृपलानी वॉज अ टीचर. एंड इन्हें हम आचार्य कृपलानी के नाम से भी जानते हैं. एंड ये आपको जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी 1947, ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ INC. 1947 में INC के प्रेसिडेंट थे JP कृपलानी. ठीक है, तो अगर हम इनका पॉलिटिकल करियर देखें तो इन्होंने किसान मजदूर सभा फॉर्म की थी. ठीक है, जस्ट अ मिनट. या तो इनके द्वारा किसान मजदूर प्रजा पार्टी शुरू की गई थी. एंड ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू लोकसभा. ठीक है, लोकसभा में भी इनका योगदान रहा है. एंड ही वॉज द फर्स्ट एवर टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा इन 1963. 1963 में ये पहले इंसान थे जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया था. ठीक है, and one of the famous book which was written by him was Gandhi, His Life and Thought. ये बुक इनके द्वारा लिखी गई थी. तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि who was the author of the book Gandhi, His Life and Thought, the correct answer is JB कृपलानी. ठीक है, so moving ahead with the next question. The sixth question is, who was the Viceroy of India when Rowlatt Act was passed? Rowlatt Act जो कि 1919 में पास किया गया था, इसके टाइम पर वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे?
ठीक है। रोलेट एक्ट आपको पता है, ये 1919 में पास किया गया था, जिसमें कोई भी लीडर अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है तो विदाउट ट्रायल उसे जेल हो सकती है फॉर 2 years। ठीक है। एंड इस टाइम पे जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है। इस टाइम पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड ही सर्व्ड एज वाइसरॉय फ्रॉम 1916 टू 1921। इस दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय रहे थे एंड इन्हीं के टाइम पर ये एक फेमस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जिसका नाम आप जान रहे होंगे, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड मॉन्टेगो वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है। एंड इन्हीं के टाइम पर होम रूल मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया था बाई बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट इन 1916। जलियांवाला बाग मैसेकर भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था इन 1919, जब जलियांवाला बाग में लोग रोलेट एक्ट के लिए अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड लखनऊ पैक्ट भी इन्हीं के टाइम पे साइन किया गया था। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following used the phrase un-British to criticize the English colonial control of India? आपने एक फेमस बुक का नाम सुना होगा, पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी में ये टर्म यूज हुआ था अन-ब्रिटिश। ये टर्म किसके द्वारा दिया गया था? तो द करेक्ट आंसर इज सी, दादा भाई नरोजी के द्वारा ये टर्म दिया गया था। और ये बुक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया के वेल्थ को ड्रेन करके ब्रिटिश में ले जा रहे हैं, इंडिया के वेल्थ को यहाँ से लूट कर ब्रिटिश में ले जा रहे हैं। ये थ्योरी पहली बार दादा भाई नरोजी ने ही दी थी एंड ही वॉज द सेकेंड INC प्रेसिडेंट। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट INC के प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी एंड सेकेंड वॉज दादा भाई नरोजी। ठीक है। एंड ही वॉज ऑल्सो INC प्रेसिडेंट इन 9th and 22nd session of INC. Okay. एंड ही ऑल्सो फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी दादा भाई नरोजी के द्वारा शुरू किया गया था इन लंदन इन 1866। ओके। एंड या द मेजर वन ऑफ द मेजर पॉइंट, INC के फॉर्मेशन में भी इनका एक मेजर रोल रहा है। ही हैज़ कोलैबोरेटेड, ही हैज़ एसोसिएटेड विद A.O. Hume एंड दिनशॉ इदुलजी वाचा। इन दोनों के साथ मिलकर ही हैज़ started INC, Indian National Congress. Okay, so the next question, who gave a systematic critique of the moderate politics of Indian National Congress in a series of articles entitled New Lamp for Old? ये एक series of articles जिसमें different articles छपते थे। इसमें moderate politics को किसने criticize किया था? ये किया था अरबिंदो घोष ने। ओके। ही इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे अलॉन्ग विथ अदर एक्सट्रीमिस्ट लीडर विच इज लाल बाल पाल। ठीक है। एंड इसके साथ ही ये एक फिलोसफर एंड पोएट भी रहे थे, इनका ये भी प्रोफेशन था। एंड इन्होंने एक पेपर स्टार्ट किया था 1905 में विच इज़ वंदे मातरम। ठीक है। इनका एक मेजर रोल रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में फ्रॉम 1902 टू 1910। इन्होंने बंगाल के पार्टीशन के टाइम पे भी स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। एंड ही डिस्क्राइब सूरत स्प्लिट एज गॉड्स विल। इन्होंने कहा था कि सूरत स्प्लिट भगवान की मर्जी है। ठीक है। एंड इन्होंने ही 1893 में न्यू लैम्प फॉर ओल्ड में मॉडरेट पॉलिटिकल लीडर को एंड उनके पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था। ओके। So the next question is, during the Indian freedom struggle, who among the following raised an army called Free Indian Legion? Free Indian Legion किसने स्टार्ट किए थे? The correct answer is C, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का नाम आपने सुना होगा। He is one of the famous Indian nationalist
जिनका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी योगदान रहा है। इनका जन्म हुआ था जनवरी 23, 1897 में। इस दिन को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1920 में सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम क्लियर की थी, बट लेटर ऑन ही रिजाइन फ्रॉम दैट पोजीशन एंड जॉइन इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर वो सी.आर. दास के साथ मिलकर बंगाल में काम करने लगे and later on he got closely associated with महात्मा गांधी and जवाहरलाल नेहरू। फिर कुछ टाइम के बाद उनके आइडियाज़ महात्मा गांधी के आइडिया से कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। देयर वर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो 1938 में जब उन्हें आईएनसी का प्रेसिडेंट चुना गया तो ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोजीशन एंड लेफ्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो एंड ही फॉर्म फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर वो इंडिया छोड़कर दूसरे देशों में जाकर अलायंस बनाने लगे ताकि वो इंडिया में ब्रिटिशर्स पर अटैक कर सके। देन 1943 में उन्होंने इंटरनेशनल आर्मी का कारोबार संभाला एंड इन 1944 ही गेव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो। इन्होंने ये स्लोगन दिया था दिल्ली चलो, और 1944 में ही इन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन का भी टाइटल दिया था। तो गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता का टाइटल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दी गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल नाइटहुड and refused to accept a position in the Council of Secretary of State for India। तो नाइटहुड का टाइटल किन्होंने रिजेक्ट किया था? ये रिजेक्ट किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ये टाइटल एक और इंसान को दिया गया था, इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को भी ये नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, बट जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद उन्होंने एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट ये टाइटल रिटर्न कर दिया था। Okay, so let's see some points about Gopal Krishna Gokhale। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे और महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। ओके, एंड ही वॉज वन ऑफ द मॉडरेट लीडर। ही वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ही वॉज मॉडरेट लीडर। एंड इन्हें आईएनसी का प्रेसिडेंट चुना गया था इन 1905 बनारस सेशन में। इनके द्वारा ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी शुरू की गई थी 1905 एंड ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद सार्वजनिक सभा, जो कि गोविंद रनाडे के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये जर्नल, जिसका नाम था सार्वजनिक सभा। ये इससे भी एसोसिएशन रखते हैं। लेटर ऑन ही फाउंड रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1908 एंड इनके द्वारा एक फेमस इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट की थी जिसका नाम था हितवाद, द पीपल्स पेपर। ठीक है, और स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो कि बंगाल पार्टीशन के टाइम पर हुआ था, उस टाइम पे कुछ लीडर्स का, कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर का ही कहना था कि हम इस मूवमेंट को ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड करते हैं। बट गोपाल कृष्ण गोखले वाज वन ऑफ द मॉडरेट लीडर, ही सपोर्टेड कि इस मूवमेंट का लिमिटेशन बंगाल तक ही होना चाहिए। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट बंगाल तक ही सीमित होनी चाहिए। ठीक है, So the next question is, at which one of the following place did Mahatma Gandhi first started his सत्याग्रह in India? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने इंडिया में कहाँ किया था? ये उन्होंने किया था चंपारण में। ओके, और चंपारण सत्याग्रह ही महात्मा गांधी का इंडिया में पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। तो लेट्स सी सम पॉइंट्स रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन, जिसे हम 3 कटिया सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो बिहार में ब्रिटिश गवर्नमेंट दे वर फोर्सिंग फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर 3/20 पार्ट ऑफ देयर लैंड, जिसके वजह से उनकी लैंड की फर्टिलिटी कम हो रही थी एंड दे वर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। तो वहाँ के लोकल कांग्रेस लीडर ब्रजकिशोर प्रसाद एंड राजकुमार शुक्ला, जो कि वहाँ के एक फार्मर थे,
दे हैव डिसाइडेड टू मीट महात्मा गांधी एट लखनऊ सेशन। वो लखनऊ सेशन में महात्मा गांधी जी से मिलते हैं एंड दे कन्विंस हिम टू विजिट चंपारण। तो महात्मा गांधी जी बिहार आते हैं एंड ही फर्स्ट अराइव्ड एट मुजफ्फरपुर एंड वो तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर को एक लेटर लिखते हैं in which he mentioned that he want to inquire about the state of indigo cultivation. But British government, they didn't want Mahatma Gandhi to get involved into this, so they tried many tactics to stop him. Even they tried to kill Mahatma Gandhi, क्योंकि वहाँ के मैनेजर जिनका नाम इरविन था, he invited Gandhi ji on a dinner and he asked his cook Batak Mian to मिक्स पॉइजन इन हिज ग्लास ऑफ मिल्क। महात्मा गांधी जी की ग्लास ऑफ मिल्क में ही आस्क्ड हिम टू मिक्स पॉइजन। तो बटक मियान ने क्या किया, ही मिक्स द पॉइजन एंड ही इन्फॉर्म्ड गांधी जी अबाउट इट। तो दिस वे ही सेव्ड हिज लाइफ। ये क्वेश्चन आपको 69 बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, दैट हु सेव्ड गांधी जीज लाइफ ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। ओके, सो मूविंग अहेड, गांधी जी ने ये चंपारण सत्याग्रह किया एंड द रिजल्ट वॉज चंपारण एग्रेरियन एक्ट। ये चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 में पास हुआ, जिसमें उनकी सारी डिमांड्स मानी गई एंड 3 कठिया सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। गांधी जी को साथ देने वाले और कौन से पॉलिटिकल लीडर्स थे? देवर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेपी कृपलानी, मजरूर हक एंड रामनवामी प्रसाद। ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी गांधी जी को इस सत्याग्रह में असिस्ट कर रहे थे। ओके, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन ईयर 1946। 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या पोर्टफोलियो था? He was holding portfolio of food and agriculture. Okay, डिफेंस कौन देख रहा था? डिफेंस was managed by बलदेव सिंह एंड एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, ये पोर्टफोलियो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मैनेज की जा रही थी। ओके, तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जान रहे हो, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट एंड ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, एंड इनका योगदान आपको चंपारण सत्याग्रह में देखने को मिला है। प्लस ही रिएक्टेड स्ट्रॉन्गली ऑन रोलेट एक्ट जो कि पास हुआ था, ठीक है, उसमें उसके अगेंस्ट भी ही हैड एक्टेड स्ट्रॉन्गली एंड प्रोटेस्टेड। इनफैक्ट जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था, तो बिहार में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जिम्मेदारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही ली थी। ओके, then later on in 1911 he joined Indian National Congress. Okay, and जब उन्हें फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया, तो इन्होंने स्लोगन दिया था ग्रो मोर फूड। ओके, ये स्लोगन इनके द्वारा दी गई थी एंड इनके कुछ फेमस बुक्स है जिनका नाम यहाँ लिखा है, सत्याग्रह चंपारण, इंडिया डिवाइडेड एंड आत्मकथा। ये सारे बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं और इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है इन 1962। ओके, सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस हेल्ड इन ईयर 1929 वेयर अ resolution was adopted to gain complete independence from British। तो लाहौर सेशन जो कि 1929 के लाहौर सेशन में ये डिसीजन लिया गया था दैट इंडिया विल गेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नाउ इंडिया वांट्स पूर्ण स्वराज, इंडिया को अब पूर्ण स्वराज चाहिए ब्रिटिशर्स से, ठीक है। तो उस टाइम पे लाहौर सेशन में प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का? एंड द करेक्ट आंसर इज डी, जवाहरलाल नेहरू। तो 1929 में उस टाइम के वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड इरविन। तो इरविन ने ये वेगली डिक्लेयर कर किया था कि इंडिया विल गेट डोमिनियन स्टेटस। तो ये डिक्लेरेशन की वजह से इंग्लैंड में काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स एंड पब्लिक नाराज़ हुए थे। तो इसके बाद
इरविन ने गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर पॉलिटिकल लीडर से मीटिंग करके ये उन्हें बोला कि डोमिनियन स्टेटस उन्हें इंडिया को कब मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं, इस चीज़ की अभी क्लैरिटी नहीं है। तो उनके इस स्टेटमेंट से उन लोगों, काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स को इस बात से गुस्सा आया एंड दे हैव डिसाइडेड कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसी वजह से 1929 में ये डिसीजन लिया गया कि अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे एंड 1930 में 26 जनवरी को ये पब्लिकली डिक्लेयर किया गया था कि वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। इसी वजह से 26 जनवरी 1952 को 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के लिए सेलेक्ट किया गया था। ओके, क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था। ओके, एंड 1929 में रावी रिवर के किनारे उन्होंने इंडिया का झंडा भी फहराया था। ओके, सो लेट्स सी सम पॉइंट्स अबाउट जवाहरलाल नेहरू। ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज यू ऑल नो। उन्हें लाहौर सेशन का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था इन 1929। ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद होम रूल लीग। एनी बेसेंट के होम रूल लीग को उन्होंने ज्वाइन किया था इन 1916 एंड 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग का उन्हें सेक्रेटरी बनाया गया था। ओके, एंड ये सारे भी कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में, यू कैन रीड इट। Moving ahead with the next question, consider the following statement. The Government of India Act 1935 provided for the provincial autonomy, the establishment of federal court, all India federation at center. You have to select which of these three statements are correct. Okay, so Government of India Act, as you all know, it is the base of today's constitution. आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे पॉइंट्स इसी एक्ट से लिए गए हैं। ओके, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल दीज 3 पॉइंट्स वर मेंशन्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो लेट्स सी इन डिटेल अबाउट GOI एक्ट 1935। तो ये एक्ट आपको साइमन कमीशन के रिपोर्ट एंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। इन्हीं दोनों के रिकमेंडेशन पे ये एक्ट पास हुआ था एंड इट प्रपोज्ड फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपको प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, इन दोनों कैटेगरी में इंडिया में डिवीजन होगा पावर्स। ओके, एंड दे आल्सो डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल दैट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर्स का डिवीजन होगा। एंड दे आल्सो इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ओके, दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल लेजिस्लेचर। So this is what we call as provincial autonomy, and principle of diarchy was abolished. Principle of diarchy इंट्रोड्यूस किया गया था GOI एक्ट 1919 में एंड इसे 1935 की GOI एक्ट में एबॉलिश कर दिया गया था। तो डायरार्की का क्या मतलब होता है? डुअल गवर्नमेंट। ओके, तो क्या था कि पावर्स जो थे, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, दैट वाज ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। सो कुछ पावर्स जो थे, कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो रिजर्व किए गए थे, विच विल बी सीन बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एंड कुछ सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस वाज बेसिकली द डुअल गवर्नमेंट नेचर। तो उससे इस अबॉलिश कर दिया गया था इन 1935। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंट्रल लेवल वाज इंट्रोड्यूस। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब जो आज की डेट में है लोकसभा एंड राज्यसभा, दैट इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर। देन आपको कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व किए गए थे। ठीक है, आज की डेट में आप देखते होंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये फीचर आपको GOI एक्ट 1935 से ही ली गई है, जहाँ पर पहले सेंट्रल
गवर्नमेंट कुछ सब्जेक्ट्स देखते थे, कुछ सब्जेक्ट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखते थे, एंड जो रेसिड्यूरी पावर्स थी, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स थी, वो गवर्नर जनरल के द्वारा देखी जाती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अबाउट GOI एक्ट 1935। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड डिस्पैच वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म। वुड डिस्पैच मूवमेंट किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। ओके, और इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वुड डिस्पैच मूवमेंट ब्रॉट अ ग्रेट एजुकेशनल रिफॉर्म इन इंडिया। क्योंकि पहले इंडिया में एजुकेशन सिर्फ वर्नाकुलर लैंग्वेज, दैट इज लोकल लैंग्वेज में ही दी जाती थी स्टूडेंट्स को, इंडियंस को। ठीक है, बट दिस वुड डिस्पैच मूवमेंट इट रिकमेंडेड दैट इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही दी जाएगी, बट हायर एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में दी जानी चाहिए, ताकि लोगों को वेस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न एजुकेशन या वहाँ की नॉलेज भी मिले लोगों को, ताकि दे कैन compete with Western people also and they can get in public official positions. Okay, तो इस वजह से ये वुड डिस्पैच मूवमेंट लाया गया था, एंड इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी। ओके, लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्हीं के टाइम पे ये वुड डिस्पैच मूवमेंट लाया गया था। ओके, so what are the objectives? It is written, and as I have told you about it. So the next question is, who among the following was known as extremist leader during India's independence movement? इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे इन चारों में से एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे? तो ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बैनर्जी, ये तीनों ही मॉडरेट लीडर थे, and Bal Gangadhar Tilak was extremist leader. You have heard about the famous trio Lal Bal Pal, that is Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal and Bal Gangadhar Tilak. ठीक है, तो let's see some points related to Bal Gangadhar Tilak. उन्हें हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं, और वैलेंटाइन चर्चिल ने उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का भी टाइटल दिया है, क्योंकि he has done many protests and reforms to oppose British. Okay, he has also started Deccan Education Society. Deccan Education Society इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी in 1884 with association of गोपाल गणेश अगरकर, GG अगरकर, इनके साथ मिलकर इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, और साथ ही साथ इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज भी स्टार्ट किया था। ओके, एंड इनका स्ट्रेस रहता था कि वी शुड हैव सेल्फ रूल। ठीक है, हमें आज़ादी चाहिए, इनका शुरू से ही यही मोटिव रहा था कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें सेल्फ रूल चाहिए। ओके, एंड इनका फेमस स्लोगन आप जान रहे हो, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये इनका फेमस स्लोगन था। एंड ये रिलीजियस फेस्टिवल महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी एंड शिव जयंती, ये दोनों काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, काफ़ी मास सेलिब्रेशन होता है ये दोनों फेस्टिवल में। तो ही यूज्ड दिस फेस्टिवल टू इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर कर इस फेस्टिवल्स में यूज टू अवेयर देम अबाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या उनके साथ जाति कर रहे हैं, एंड ही यूज दिस रिलीजियस फेस्टिवल एज पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, और इन्होंने INC कब ज्वाइन किया था? इन्होंने INC ज्वाइन किया था 1890 में। ठीक है, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल भी रहा है सूरत स्प्लिट में। सूरत स्प्लिट जो कि 1907 में हुआ था, जहाँ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से ये दोनों ग्रुप डिवाइड हो चुके थे। तो क्या था रीज़न कि 1907 में एक्सट्रीमिस्ट लीडर चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय में से कोई INC का प्रेसिडेंट होना चाहिए, बट मॉडरेट लीडर्स ने रास बिहारी बोस को INC का प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया था, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट लीडर गॉट ऑफेंडेड एंड सूरत स्प्लिट हैपेंड। लेटर ऑन ही
started All India Home Rule League along with एनी बेसेंट. इन्होंने ये होम रूल लीग 19 अप्रैल 1916 में बेलगम में स्टार्ट किया था. ओके और इनका एरिया लिमिटेड था इन महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस एंड कर्नाटका एंड बेरर. इन जगहों पे इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग स्टार्ट किया था और बाकी जगहों पे एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था. ओके लखनऊ पैक्ट में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है, जहाँ INC एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक साथ बैठकर दे कंबाइन हैंड्स टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, जहाँ पे INC वॉज हेडेड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज हेडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना. ओके यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई थी इन लखनऊ पैक्ट 1916. ठीक है, फिर मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, जहाँ पे खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की ने डिस्ट्रिक्ट जज मिस्टर किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की थी. उनके डिफेंस में भी बाल गंगाधर तिलक 6 साल तक के लिए मांडले जेल में रहे थे. ओके और इनका 2 फेमस न्यूज़पेपर आपने सुना होगा, केसरी एंड मराठा. मराठा वॉज इन इंग्लिश एंड केसरी वॉज इन मराठी लैंग्वेज. ओके इनके द्वारा ये दोनों बुक्स भी लिखी गई है. एक्सक्यूज मी, गीता रहस्य एंड आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये दोनों फेमस बुक्स भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लिखी गई है. तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं. ओके क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी फैक्ट से पूछ सकता है आपको एग्जाम में, और ये सारे फैक्ट्स जनरली एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं. ठीक है, तो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. गांधीयन प्लान 1944 adopting the spirit of Gandhian economic thinking was propounded by. ये गांधीयन प्लान किनके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी श्रीमान नारायण अग्रवाल जी के द्वारा. ओके ये इन्होंने ही गांधीयन प्लान लिखा था, जिसमें उन्होंने स्मॉल यूनिट प्रोडक्शन के प्रमोशन के बारे में एंड एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के बारे में मेंशन किया है, उस पर एम्फसाइज किया था, पे जोर डाला था. क्योंकि गांधीयन मॉडल क्या था? गांधीयन मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि लोगों के बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए बाय डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में साइंटिफिक डेवलपमेंट करके एंड विलेज इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री को अगर हम डेवलप करते हैं तो लोगों के बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी डेवलप होती है. दैट वॉज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधीयन मॉडल एंड दिस गांधीयन प्लान वॉज written by Shriman Narayan Agarwal in 1944. Okay. Moving ahead, the next question is, name the Dutchman who helped Raja Ram Mohan Roy in promoting modern education in India. Modern education को प्रमोट करने के लिए राजा राम मोहन रॉय की हेल्प किसने की थी? ये हेल्प की थी डेविड हरे ने. ओके तो राजा राम मोहन रॉय को हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ही वॉज अगेंस्ट द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज. ओके ये उस टाइम के एक ऐसे रिफॉर्मर थे, ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे जो इक्वालिटी पे बिलीव करते थे, जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे. ही बिलीव्ड कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल इन सोसाइटी एंड देयर शुड बी अ सोशल इक्वालिटी. ओके इन्हें राजा का टाइटल मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली अकबर II के द्वारा दिया गया था. ओके एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड मैनी reforms and action. He took many actions against women and inequality. Okay उस टाइम पे वुमेन के अगेंस्ट जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन एंड ज़ाती हो रही थी उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाया है. एंड ही फॉट फॉर वुमेन इक्वालिटी, लाइक एबॉलिशन ऑफ सती, विडो रिमैरेज एक्ट. इन सारों में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट? यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो ये स्टार्ट तो की गई थी एक बंगाल के ही ग्रुप फ्री थिंकर्स जो थे उनके द्वारा, जिन्हें देरोजियंस के नाम से जानते थे. एंड देरोजियन वॉज द नेम
kept after a passionate teacher who was named as Henry Vivan Desrosiers. इनके नाम पर ही उस ग्रुप को डेरोजियन का नाम दिया गया था, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बनता है हेनरी विवियन डेरोजियो. ओके, सी. एंड उनका मेन एम क्या था? टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल एंड सोशल रिफॉर्म. दे वर सोशल रिफॉर्मर्स. ओके, जो भी उस टाइम पे सोसाइटी में बैकवर्ड थिंकिंग थी उसके अगेंस्ट दे वर फाइटिंग एंड दे स्टार्टेड दिस मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट. ओके, so the next question, the last question for today is, after Quit India movement, C. Rajagopalachari issued a pamphlet entitled The Way Out. Which one of the following was the purpose in this pamphlet? Which of the following was proposed in this pamphlet? Okay, तो ये pamphlet The Way Out के नाम से उन्होंने एक pamphlet निकाला था आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट. ये किस लिए उन्होंने निकाला था? तो ये उन्होंने निकाला था टू सॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक जो हो गया था आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके लिए ही उन्होंने ये पैम्पलेट निकाला था. एंड सी राजगोपालाचारी को हम राजा जी के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, एंड इन्होंने फेमस CR फॉर्मूला दिया था टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन INC एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिससे जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया था. ओके, एंड इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है इन 1955. ओके, सो दीज ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड टू सी राजगोपालाचारी. तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा एंड ये आपको हेल्पफुल लगा होगा. तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक अ वीडियो एंड सब्सक्राइब अ चैनल ऑल्सो. एंड आप कमेंट में ये लिख सकते हो कि नेक्स्ट सेशन आपको हिस्ट्री की कंटिन्यूएशन चाहिए, या अगर कोई और सब्जेक्ट से भी रिलेटेड अगर आपको MCQs चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो. देन वी विल वर्क ऑन दैट एज वेल. ओके, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.